नमस्कार साथियों, मेरा नाम रविकांत है और हमने थर्ड वीडियो में अपने प्राचीन भारतीय इतिहास के क्रम में प्रागैतिहासिक काल को पढ़ा था और आज हम शुरू करेंगे सिंधु सभ्यता। तो इसको सिंधु सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका विकास सिंधु नदी के आसपास हुआ था। इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले जिस स्थल की खोज हुई थी उसको हड़प्पा स्थल ही कहा गया। बाद में और भी स्थल की खोज हुई तो बहुत सारे स्थल जो है सिंधु नदी के आसपास ही थे, फिर इसको जो है सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना गया। रेडियो कार्बन C14 इस पद्धति के द्वारा ये पता लगाया जाता है कि ये सभ्यता कितनी पुरानी रही होगी। तो ये जो है 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व इसकी अवधि मानी गई है। सिंधु घाटी सभ्यता की 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है और जो इसका विस्तार है वो एक तरह से त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार इसका विस्तार है क्योंकि ये इस तरह से यूँ फैली हुई थी, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में इस तरह से फैली हुई थी। वो किस किस तरह से थी आगे हम उसको भी देखेंगे। तिथि निर्धारण की जो ये कार्बन 14 की विधि है, इसकी खोज अमेरिका के एक रसायन शास्त्री थे जिनका नाम था B.F. लिवी। इनके द्वारा 1946 में की गई थी। इस पद्धति में ये देखा जाता है कि जिस पदार्थ में कार्बन 14 की जितनी ही मात्रा कम रह जाती है जितने समय में, वो उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता को इतिहास के जो 3 भाग डिवाइड किए गए थे, हमने कल पढ़ा था प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया था, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और इतिहास। तो हम इसे आद्य ऐतिहासिक काल में रखेंगे। जैसे कि हमने कल जाना था कि आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है। आद्य ऐतिहासिक काल उस समय को कहते हैं जिसमें लेखन शैली प्रचलित तो थी लेकिन उसको हम आज भी पढ़ नहीं पाए, तो इसलिए इसको आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की बहुत सी लेखन शैलियाँ हमें मिली हैं लेकिन उसको पढ़ने में अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है। इस सभ्यता के जो मुख्य निवासी थे वो द्रविड़ और भूमध्य सागरीय कहलाए हैं। उनकी जो प्रजाति है वो द्रविड़ प्रजाति या फिर भूमध्य सागरीय वो कहलाते हैं। सर जॉन मार्शल जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के उस समय के महानिदेशक थे, इन्होंने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की थी। तो उस समय 1924 में घोषणा की थी सर जॉन मार्शल ने कि सिंधु घाटी सभ्यता नाम का एक नगर की खोज हुई है। अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पश्चिमी स्थल था वो था दास के नदी के किनारे सुत कांगेडोर बलूचिस्तान। मतलब यहाँ पर इस साइड अगर पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान है यहाँ पर फैला हुआ था, ये इसका सबसे पश्चिमी स्थल था। सबसे बेस्ट स्थल ये था बलूचिस्तान में। इसका जो सबसे पूर्वी स्थल है वो उत्तर प्रदेश में है, मेरठ में एक जगह है आलमगीरपुर और ये हिंडन नदी के किनारे है। तो ये सबसे ईस्ट में है। सबसे उत्तर में जो इसका स्थल है वो है चिनाब नदी के किनारे मांदा। चिनाब नदी के किनारे यहाँ ऊपर, इससे थोड़ा दोबारा से बना लेते हैं नीचे करके, यूँ इस तरह से। तो यहाँ पर मांदा एक ज़िला है, मांदा एक क्षेत्र है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में। तो नॉर्थ में यहाँ पर, इधर वेस्ट में आलमगीरपुर और ईस्ट में सुतकांगेडोर जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। तो नॉर्थ में हमने क्या देखा अभी, मांदा जम्मू कश्मीर में, ईस्ट में है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे और ये है सुतकांगेडोर, और दक्षिण में एक स्थल है जिसका नाम है दाइमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है गोदावरी नदी के तट पर। तो इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार माना जाता है। सिंधु सभ्यता
या सिंधु जो सैंधव सभ्यता थी, ये एक नगरीय सभ्यता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी या नगरीय सभ्यता थी। तो सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है और सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 नगर ही ऐसे हैं जिनको बड़े नगर की संज्ञा दी गई है, जिनमें है एक मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा और कालीबंगन। ये यहाँ के बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़े क्षेत्र माने गए हैं। और जो ये धौलावीरा है, ये भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसको यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि भारत में कौन सी ऐसी साइट है जिसको यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है, तो उसका नाम है धौलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जैसे कि अभी पता लगा, हम 1920 में दयाराम साहनी ने की थी। इसकी खोज चलती रही स्वतंत्रता के बाद भी। अब स्वतंत्रता के बाद सबसे ज़्यादा स्थल अगर सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा संस्कृति के कहीं पर मिले हैं तो वो जगह है गुजरात। गुजरात में सबसे ज़्यादा स्थल हड़प्पा संस्कृति के मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो। अगर हम ओवरऑल बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की तो सबसे बड़ा क्षेत्र मोहनजोदड़ो है, जिसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है सिंधी भाषा में, अभी हमने पीछे देखा। जबकि भारत में अगर इसका सबसे बड़े स्थल की बात करें तो वो है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे है हरियाणा में, और इसकी खोज की थी सूरजभान ने 1963 में। तो याद रखना है इसकी किसने खोज की थी, सूरजभान ने 1963 में। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी और ओवरऑल सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट, लोथल और सुतकोटदा, ये सिंधु घाटी सभ्यता के ऐसे क्षेत्र थे जो कि बंदरगाह के रूप में प्रयोग किए जाते थे। ये बंदरगाह क्षेत्र थे। अब सीधी सी बात है, बंदरगाह क्षेत्र है तो कहाँ होंगे, समुद्र के किनारे होंगे। लोथल कहाँ पे था, गुजरात में था, और ये सिंधु नदी के किनारे है। लोथल भोगवा नदी के किनारे था। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ के बहुत सारे जो क्षेत्र थे ये अलग अलग साक्ष्य के लिए जाने जाते हैं। जैसे कि जो कालीबंगन है, ये जुते हुए खेत के लिए और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के लिए जाने जाता है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से हमें स्नानागार मिला है। एक ऐसा क्षेत्र मिला है स्नानागार जो कि संभवतः धार्मिक रूप से प्रयोग किया जाता था, धार्मिक आयोजनों पर इसमें स्नान वगैरह किया जाता था। तो मोहनजोदड़ो से हमें स्नानागार मिला है जो कि सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। अग्निकुंड लोथल से मिले हैं और कालीबंगन से मिले हैं, जो कि यहाँ की धार्मिक व्यवस्था को दिखाते हैं। अग्निकुंड जैसे कि यज्ञ वगैरह बाद में हुआ करते थे, तो उसी चीज़ को ये दिखाते हैं अग्निकुंड लोथल में और कालीबंगन में। मोहनजोदड़ो से एक शील पर 3 मुख वाले देवता मिले हैं, जो कि पशुपतिनाथ की मूर्ति बताई गई है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा ये विराजमान थे। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसको याद रखना है। क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ की जो मूर्ति मिली है उसके चारों ओर जिन पशुओं का वर्णन है उनमें निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो इनमें से 3 कोई ऑप्शन दिए होंगे, चौथा कोई और दिया होगा। हो सकता है गाय को दे दें, तो गाय यहाँ पे नहीं है। हाथी मिला है, गैंडा मिला है, चीता मिला है और भैंसा विराजमान था। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक मूर्ति मिली है जो कि कांसे की बनी हुई थी। तो कांसे की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। मतलब एक ऐसे पशु का अंकन है जिसका एक सींग है, और यहाँ से एक आयताकार मोहर भी मिली है जहाँ से स्त्री के गर्भ से एक निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। मन के बनाने के कारखाने मिले हैं लोथल से और चरहुदड़ो से मिले हैं। सिंधु घाटी की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, और ये लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी इस तरह से। और जब अभिलेख एक पंक्तियों से ज़्यादा होता था तो इस तरह से लिखी जाती थी, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, यूँ इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता लिखी जाती थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली जो पहली सभ्यता थी वो सुमेरिया की सभ्यता मानी जाती है। सुमेरिया की सभ्यता जो है इराक में दजला और फरात नदियों के बीच में विकसित हुई थी। तो ये माना जाता है कि लेखन कला की जो उचित प्रणाली थी सबसे पहले यहाँ पर विकसित हुई थी सुमेरिया की सभ्यता में। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। यहाँ के जितने भी
नगर जो बसाए गए हैं वो इस तरह से बसाए गए थे, रोड जो होते थे बिल्कुल सीधे समकोण पर एक दूसरे से मिलते थे, ठीक है। इसको जो है ग्रिड पद्धति कहा गया है। तो ग्रिड पद्धति के तहत नगर और घरों का विन्यास रहा है। घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ सड़क की ओर नहीं खुलते थे। अगर इस तरह से सड़क थी, ठीक है, ये जो है सड़क है, तो जो घर बने होते थे उनकी खिड़कियाँ इस साइड होती थी, ये इस साइड यहाँ खिड़कियाँ होती थी। सड़क की ओर कोई भी खिड़की दरवाजे नहीं बने होते थे जैसा कि वर्तमान में बने होते हैं। तो ये एक विशेषता थी। संभवतः इसलिए बनाया होगा कि रोड से जो धूल मिट्टी आती है वो घरों में ना पहुँचे। तो आप देख सकते हैं कितने वैज्ञानिक तरीके से यहाँ पर घर बनाए गए थे। केवल और इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि लोथल अकेला ऐसा नगर था जहाँ पे घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो लोथल अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि सारे नगरों में घरों के दरवाजे जो हैं सड़क के पीछे की ओर खुलते थे, जबकि लोथल अकेला ऐसा है जिसके दरवाजे सड़क की ओर खुलते हैं। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसलें गेहूँ और जौ थी, जो कि हम पीछे देख चुके हैं अभी। सिंधुवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल्का साक्ष्य हमें बनमाली से मिला है। रंगपुर और लोथल से भी हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि यहाँ पर धान की खेती होती थी। और चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुरकोतडा, कालीबंगन, लोथल, यहाँ से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तो घोड़े के साक्ष्य में कहाँ से मिले हैं? सुरकोतडा से, कालीबंगन से और लोथल से। यहाँ पर जो तोल की इकाई प्रयोग की जाती थी वो संभवतः 16 के अनुपात में थी। 16 के अनुपात में, जैसे कि 16 आना बोलते हैं ना, उस प्रकार से थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों के और 4 पहियों की बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है यहाँ पर एक शब्द का वर्णन किया है, मेलुआ ने। मेलुआ शब्द, इस मेलुआ शब्द का मतलब सिंधु सभ्यता ही है। सिंधु सभ्यता जो है, यहाँ का जो शासन था वो संभवतः जो व्यापारी वर्ग था, या जिसको हम बड़क वर्ग कह सकते हैं, बड़क वर्ग के हाथों में था। पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को इस विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा है? तो पिग्गट, एक विद्वान थे, इन्होंने कहा है, पिग्गट महोदय ने कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की भूमि मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा, शिव पूजा के प्रचलन भी यहाँ से मिलता है हमें। और जो स्वास्तिक का चिन्ह है, स्वास्तिक का चिन्ह आप लोग जानते होंगे, इस तरह से होता है। जो ये स्वास्तिक का चिन्ह है ये भी माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिंधु घाटी में किसी भी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता से मातृ देवी की उपासना सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। यहाँ पे पशुओं में कुवड़ वाला जो सांड है वो इस यहाँ के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पूजनीय था। यहाँ से मिट्टी की मूर्तियाँ बहुत ज़्यादा मिली हैं, और मिट्टी की मूर्तियाँ जो कि स्त्री की हुआ करती थी वो अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो सैंधव समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। नेक्स्ट है कि यहाँ पर सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। मिट्टी के बर्तन कैसे थे? लाल मिट्टी के बर्तन होते थे, उन पर जो डिज़ाइन बना होता था वो काले कलर का हुआ करता था। तो इस तरह के बर्तन यहाँ पे बनाए जाते थे, ये इम्पोर्टेंट है। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, उस समय तलवार का प्रयोग नहीं होता था। कालीबंगन एकमात्र यहाँ पे हड़प्पाकालीन स्थल ऐसा है जिसका निचला शहर जो था वो सामान्य लोगों के रहने के लिए जो था वो किले से घिरा हुआ होता था। होता क्या था कि सिंधु घाटी में जो शहर थे वो 2 भागों में डिवाइड किए गए थे। एक तो था ऊंचाई पर स्थित शहर और एक था नीचे। तो जो ऊंचाई पर स्थित शहर हुआ करते थे किले से घिरे होते थे, और यहाँ पे अभिजात वर्ग या जो उच्च वर्ग के लोग होते थे वो रहा करते थे। निचला जो क्षेत्र था वो सामान्य लोगों के लिए था और ये किले से घिरा हुआ नहीं था। सामान्यतः यही व्यवस्था यहाँ पर थी, लेकिन इसका एक अपवाद है कालीबंगन। तो कालीबंगन एकमात्र ऐसा स्थल है जिसमें निचला शहर जो कि सामान्य लोगों के रहने के लिए था ये भी किले से घिरा हुआ था। तो कालीबंगन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अपवाद के रूप में है, इसलिए इसको याद रखना है। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों
के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिलते हैं। पर्दा प्रथा और वैश्यवृत्ति भी सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। और यहाँ पर शवों को जलाने और गाड़ने दोनों की प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर शवों को दफनाया जाता था, जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल और कालीबंगा ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से युग्म समाधियाँ मिली हैं, मतलब दो लोगों को एक साथ यहाँ पर दफनाया जाता था। सिंधु सभ्यता का विनाश कैसे हुआ, इसके बारे में बहुत सारे प्रमाण दिए जाते हैं कि विदेशियों का यहाँ पे आक्रमण हो गया था, इसलिए सिंधु सभ्यता ख़त्म हो गई, या विभिन्न प्रकार की आपदाएं आ गई। लेकिन जो सबसे प्रभावी कारण है वो माना जाता है कि बाढ़ की वजह से सिंधु सभ्यता समाप्त हो गई। आग में पकी हुई जो मिट्टी थी उनको टेराकोटा कहा जाता है। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के जो बहुत से स्थल हैं वो किस नदी के किनारे स्थित है, उनकी खोज किसने की थी, ये सब पूछ लिया जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे था, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित था, जिसकी खोज रखालदास बनर्जी ने की थी। चनहुदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे था, जिसकी खोज मैके या एनजी मजुमदार ने की थी। कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे है, रंगपुर मादर नदी के किनारे है, सुतकांगेडोर दास की नदी के किनारे है, सोतकहा सादिकौर नदी के किनारे है। यहाँ पे इसमें इम्पोर्टेंट एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी स्थल हैं और इन सारे स्थलों में जिनमें दान आया है वो सारे स्थल सिंधु नदी के किनारे स्थित हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, कोटदीजी। ठीक है, तो इनको याद रखना है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे अब हम लोग। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।